जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर में 14, 15 और 16 जनवरी को तातापानी महोत्सव का शुरुआत होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण, भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी अपना जलवा बिखेरने के लिए बलरामपुर पहुंचने वाले हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव की तैयारियों को लेकर आखिरी चरण में तैयारियां पहुंच चुकी है, जहां 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक होने वाले इस तातापानी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार भी अपना जलवा बिखेरेंगे। बलरामपुर कलेक्टर रेमिजियस एक्का ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। तातापानी महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ के प्रख्यात गायक सुनील सोनी और उनकी टीम अपनी प्रस्तुति देने वाली है। इसी के साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट की विनर रह चुकी बस्तर के अबूझमाड़ की मलखम टीम भी अपना जलवा यहीं पर बिखेरेगी। वहीं महोत्सव में 14 और 15 जनवरी को लेकर लेजर शो भी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग संपूर्ण कर ली गई है। तातापानी महोत्सव में एक बार फिर बॉलीवुड का तड़का लगने वाला है, जहां बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक और लाखों दिलों पर राज करने वाले उदित नारायण अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले हैं। तो वही भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी तातापानी महोत्सव में आने वाले हैं। सुरक्षा में तकरीबन 800 पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के दौरान परिसर में होने वाली है। 8वीं तक के बच्चों को अब एक बार फिर से परीक्षाओं को देना होगा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का स्तर इसकी वजह से ऊंचा होगा। छत्तीसगढ़ में 10 साल से फिलहाल ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब क्लास फर्स्ट से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को परीक्षा देकर के परीक्षा पास करना होगा, और अभी तक इन कक्षाओं में बच्चों को सामान्य मूल्यांकन करके पास कर दिया जाता था। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अफसरों को गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम लागू करने को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि अब तक 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती थी, और अब परीक्षा होगी, भले ही उन्हें प्रमोशन दे दिया जाए। परीक्षा को लेकर बच्चों और पेरेंट्स में भी डर होता है, तो वहीं अच्छे नंबर लाने की प्रतियोगिताएं भी होती है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा और प्रतियोगिता होने की वजह से बच्चों के शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है। इन्होंने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों से एक बार फिर से पढ़ सके, इसको लेकर भी हम योजना पर काम करेंगे। इस पर भी जल्द काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि मंत्री जी की पहल का हम स्वागत करते हैं। इससे प्रदेश में बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा। बच्चों में जिम्मेदारी भी आएगी, जो अच्छे नंबर ला सकेंगे। अलग अलग विषयों में बेहतर करने की संभावना भी बन सकती है। वहीं तकरीबन 10 साल पहले प्रदेश में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया था, और इसके तहत राज्य सरकार ने तय किया था कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फेल न किया जाए। क्लास स्तर पर इनका मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद बच्चों को ग्रेड दिया जाता है, जो कि ए से लेकर के ई तक होता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर तकरीबन 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मंदिरों में यज्ञ और हवन किया जाएगा। गांधी स्टेडियम में लेजर लाइट शो भी आयोजित किया जाएगा। फिलहाल खबर अंबिकापुर से, जहां हर मंदिर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने वाला है। 22 जनवरी को स्थानीय मंदिरों में विविध आयोजन किए जाएंगे। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीप प्रज्वलित करने की योजना बनाई गई है। वहीं गांधी स्टेडियम में लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया जाएगा। रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए घर घर जाकर निमंत्रण और अक्षत का वितरण किया जा रहा है। अयोध्या में अनुष्ठान के दिन स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं मंदिरों में यज्ञ, हवन, सुंदरकांड पाठ एवं आरती का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों ने आग्रह किया है कि अपने आसपास मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हों। शाम को अपने घरों में दीप प्रज्वलित करे जाए। श्री राम जन्मभूमि महाउत्सव समिति सरगुजा के द्वारा 22 जनवरी को शाम को गांधी स्टेडियम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर से भजन गायक किशन भगत की टीम अपने भजनों की प्रस्तुति देने के लिए आने वाले हैं, जहां 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।
रायपुर की सड़कों पर जो है प्रयोग के तौर पर टायर किलर लगा दिए गए हैं, जहां रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर पहियों में घुसेंगे तो लोहे के कांटे, जिसकी वजह से पहिए पंक्चर हो जाएंगे। पहली बार ऐसा प्रयोग रायपुर की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। दरअसल रायपुर में लोगों को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के सड़कों पर टायर किलर लगवा दिए हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि टायर्स को ये सिस्टम किल कर देगा, यानी सीधे खत्म ही कर देगा। ब्रेकर की तरह नजर आने वाले टायर किलर्स पर अगर गाड़ी आई तो लोहे के कांटे सीधे टायर में घुस जाएंगे और पंक्चर हो जाएगा। ये कांटे इतने बड़े हैं कि फिर पंक्चर भी नहीं बनेगा, सीधे टायर ही बदलवाना पड़ेगा। शहर में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। रिंग रोड नंबर 1 पर रेस्टोरेंट काकेदी हट्टी के पास से एक्सप्रेसवे पर फाफाडी वन वे अप साइड पर, अब साथ ही गौरव पथ मल्टी लेवल पार्किंग के पास टायर किलर लगा दिए गए हैं। वहीं शुक्रवार को जब नगर निगम की टीम इसे लगा रही थी तो लोग इसको काफी हैरानी से देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी कमार समुदाय के लोगों से चर्चा करने वाले हैं, जहां गरियाबंद के पोड गांव के 15 जनवरी को शिविर का आयोजन किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति को मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया है कि 15 जनवरी को छुरा विकासखंड के ग्राम पोंड में कमार समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करने वाले हैं। वहीं इस इवेंट के आयोजन को लेकर ग्रामवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में अंतर को समाप्त कर पीवीटीजी सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी समुदायों, साथ ही परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं से संतृप्त किया जाना है, जिसके लिए 9 मंत्रालय विभागों की मौजूदा योजनाओं के साथ 11 बिंदुओं को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से 20 टन हरी सब्जी अयोध्या धाम के लिए रवाना की गई, जिसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो वहीं हमारी सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। राज्य सरकार किसानों की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के रूप में होती है। किसानों की मेहनत और परिश्रम के कारण ही यहाँ धान का विपुल उत्पादन होता है और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के ग्राम खपरी यानी कुम्हारी में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कृषि मेला और संगोष्ठी को भी संबोधित किया, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक डोमेलाल कोसवाड़े इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो वही संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के किसानों की चिंता की थी। वहीं तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए किसान संघ की ओर से तकरीबन लगभग 20 क्विंटल हरी सब्जियों से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पारा आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, तो वहीं अमरकंटक में रात का पारा अभी 7 डिग्री पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण 2 दिन बाद पारा एक बार फिर से लुढ़केगा और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट संभव है। वहीं इसके बाद से पारा नहीं गिरेगा। अमरकंटक में रात सबसे ठंडा रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में गुरुवार सबसे गर्म दंतेवाड़ा रहा, जहाँ दिन का तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं अंबिकापुर में 12.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। अंबिकापुर के साथ ही अगर रायपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां 19 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंड का असर सरगुजा संभाग से शुरू होगा। ज़्यादा ठंड का असर उत्तर क्षेत्र के दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर रहेगा। प्रदेश में शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, वहीं सुबह के समय हल्की धुंध रहने की संभावना है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर केस और 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जहां कोर्ट ने ईडी को 5 दिन के रिमांड पर सौंपा है। निमेश और अमित पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में शुक्रवार को ईडी ने 2 और लोगों की गिरफ्तारी की है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव ऐप मामले में नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमने 1 जनवरी को सप्लीमेंट्री कंप्लेंट कोर्ट में रखी थी और उसमें हमने अनिल कुमार अग्रवाल
अग्रवाल को अभियुक्त बनाया था। अमित अग्रवाल इसी का भाई है। वहीं पांडे ने कहा कि फिलहाल जांच में पता चला है कि अनिल अग्रवाल महादेव ऐप में पार्टनर था और वह दुबई से जो पैसे भेजता था इसे यहाँ रिसीव करके अमित अपने अकाउंटेंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। जांच में अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दिखा है। वहीं इसकी पत्नी ने अनिल दमनानी के साथ मिलकर जमीन भी खरीदी है। वहीं जांच के दौरान ईडी ने अमित अग्रवाल की रिमांड भी मांगी थी। छत्तीसगढ़ में विधायकों की पाठशाला आयोजित हो सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह 20 से लेकर 21 जनवरी को क्लासेस लेने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने इसका न्योता भी दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं। जल्द ही प्रदेश के विधायकों की पाठशालाएं लगेंगी और ये दोनों हेडमास्टर होंगे। दोनों नेताओं को छत्तीसगढ़ आने का न्योता खुद डॉक्टर रमन सिंह देने दिल्ली गए हुए थे। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ये जानकारी है कि दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ आने का समय दे दिया है। 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबकि 21 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आएंगे। प्रदेश के नए विधायकों मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और इस दौरान कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सत्रों में विधानसभा सदस्यों को संसदीय नियमों, परंपराओं और सदन के सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। अस्पताल में चल रहे थे नवजात बच्चों को बेचने का धंधा, जहां डिलीवरी के बाद नर्स यहां पर सेटिंग करती थी, फिर खरीदार को मोटी रकम में बच्चे को बेच देती थी। मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला अस्पताल का है, जहां नवजात बच्चों को बेचने का गोरख धंधा सामने आया है। गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद स्टाफ नर्स आदिवासी महिलाओं से अपने बच्चे को बेचने के लिए सेटिंग कराती थी, फिर नवजात को मोटी रकम में खरीद कर बेच देती थी। पता चला है कि नवजात के परिजनों को 20 से 30 हजार रुपए दिए जाते थे और वह अब बाल संरक्षण अधिकारी से मामले की शिकायत के बाद स्टाफ नर्स की इस करतूत का खुलासा हुआ है। आरोपी नर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बाल संरक्षण अधिकारी को इस गोरख धंधे के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली थी और इसके बाद से ही स्टाफ नर्स पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। अधिकारियों को पता चला था कि रामाराम के कुड़केल गाँव की एक गर्भवती महिला की 4 जनवरी को जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई। इसके बाद स्टाफ नर्स ने किरंदुल के एक दंपत्ति को बच्चा बेचने के लिए तकरीबन 3 लाख रुपए में सौदा तय किया। स्टाफ नर्स ने बच्चे की मां को इसके लिए तकरीबन 20 से 30 हजार रुपए भी दिए थे। नवा रायपुर में ट्रेन अभी 1 साल लेट है और इस साल के अंत तक चल सकती है क्योंकि स्टेशन ही नहीं बने हैं। रेलवे और एनआरडीए के अफसर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाली कोई कंपनी नजर नहीं आती। नवा रायपुर में यात्री ट्रेनों का परिचालन बीते 1 साल बाद यानी दिसंबर 2024 में शुरू हो सकता है, वो भी ये अनुमानित है। तयशुदा शेड्यूल के अनुसार दिसंबर 2023 यानी पिछले साल ही नवा और पुराने रायपुर के बीच ट्रेनें दौड़ाई जानी थी। इसके अनुसार पटरियां बिछाकर तकरीबन 3 माह पहले ट्रायल भी कर लिया गया, लेकिन यहां बनने वाले 5 स्टेशनों में एक का भी काम पूरा नहीं हो पाया है। स्टेशन क्यों नहीं बने, इस पर रेलवे और एनआरडीए के अफसर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अफसरों की आपसी खींचतान के कारण यहां सबसे प्रमुख सीबीडी स्टेशन का ड्राइंग डिजाइन ही बदलना पड़ गया है। इसके स्टेशन की लागत भी तकरीबन 52 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़ पर जा पहुंची है। ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं होने की वजह से नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने की सरकारी तैयारियों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पुराने और नए शहर के बीच ट्रेन चलाने का मकसद ही यही था। बिलासपुर में हर महीने 4 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी पीछे स्वच्छता के मामले में बिलासपुर शहर नजर आता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 पायदान और नीचे गिर चुका है बिलासपुर शहर, जहां हर साल इनकी रैंकिंग बिगड़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी की सफाई व्यवस्था पर नगर निगम हर महीने 4 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक खर्च कर रहा है। बावजूद इसके स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर की रैंकिंग लगातार खराब होती जा रही है। गुरुवार को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिलासपुर 1 लाख से अधिक आबादी वाले 4477 शहरों के देश में 28वें क्रम पर रहा, जहां 2022 में बिलासपुर 25वें, वहीं 2021 में 21 और साल 2010 में 19वें क्रम पर था। यानी हर साल बिलासपुर की रैंकिंग बिगड़ती ही जा रही है। शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया तो मेन रोड को छोड़कर अधिकांश हिस्से में गंदगी पाई गई। यहाँ तक कि कलेक्टर कमिश्नर के बंगले के सामने भी फुटपाथ पर कचरा फैला हुआ दिखाई दिया।
सिविल जज की भर्ती परीक्षा 2022 के नतीजे सीजीपीएससी ने जारी कर दिए हैं, जहां मेंस और इंटरव्यू के आधार पर 115 अंक मिले। जिन्हें तकरीबन 86 नंबर प्राप्त हुए वे सिलेक्ट हुए और 3 बार से यही ट्रेंड जारी है। सिविल जज की भर्ती परीक्षा 2022 के नतीजे जारी हो चुके हैं। चयन सूची में सामान्य वर्ग के कुल 19 अभ्यर्थियों के नाम हैं। टॉपर ने मेंस व इंटरव्यू के 115 में से 97 नंबर हासिल किए हैं, जबकि 19वें स्थान पर रहने वाले को न्यूनतम 86 नंबर मिला है। वहीं सिविल जज परीक्षा के रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि 2022 ही नहीं बल्कि 2020 में भी जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम 86 नंबर मिला वे सिलेक्ट हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो 2022 की चयन सूची में अभी तक टॉप 10 में कुल 9 महिलाओं के नाम हैं। दरअसल पुरुषों की तुलना में इस बार महिलाएं काफ़ी आगे आई हैं। इस बार चयनित हुए 48 अभ्यर्थियों में से 33 यानी कि तकरीबन 70% महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, चयन सूची में टॉप 10 में अगर बात करें तो 9 महिलाओं के नाम शामिल है। सिविल जज की पिछली 3 भर्ती परीक्षाओं में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डोनेट फॉर देश में पिछड़े छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी क्योंकि 19,50,000 सदस्य होने के बावजूद सिर्फ 37 लाख रुपए जमा हो पाए। अब अगर सब 138 रुपए भी देते तो 26 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम यहां पर डोनेट की जा सकती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अभियान यानी डोनेट फॉर देश से दूरी बना ली है। प्रदेश में कांग्रेस के 19,50,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी भी, लेकिन डोनेशन सिर्फ 2.9% लोगों ने ही दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज के अनुसार बात करें तो छत्तीसगढ़ से 37,32,444 रुपए डोनेशन मिला है। वहीं अपनी ही पार्टी को फंड देने के नाम पर प्रदेश कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता देश के 12वें नंबर पर हैं। नमो ऐप विकसित भारत एम्बेसडर बनाने सांसद और विधायकों को टारगेट सौंपा जा रहा है। जहां चुनाव से पहले हर घर तक पहुंचने की मुहिम है। कार्यकर्ताओं को भाजपा जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। दरअसल भाजपा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए टास्क दे रही है। ये टास्क नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इसमें 100 दिनों का चैलेंज कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसमें 100 दिन तक लगातार नमो ऐप के जरिए मिलने वाली विकसित भारत की जानकारी को सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमो ऐप से जोड़ने और उनको एम्बेसडर बनाने के लिए भाजपा ने सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के लिए टारगेट भी तय कर दिए हैं। अभियान के तहत सांसद, विधायक से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सांसद को 30,000, विधायक को 15,000, प्रदेश पदाधिकारी को 10,000, जबकि जिला पदाधिकारी को 5,000 और मंडल पदाधिकारी को 1,000 एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सचिन पायलट जो रायपुर प्रवास पर है, इन्होंने कहा कि राम मंदिर पर विवादित बयान न दे। रायपुर में इन्होंने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम बीजेपी करती है। पार्टी में मेरा तेरा नहीं चलेगा। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राम मंदिर को लेकर किसी भी तरह का विवादित बयान देने से नेताओं को मना किया है। जहां उन्होंने कहा कि जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का स्टैंड होगा वही सभी नेताओं का उसका पालन करना होगा। पायलट गुरुवार को रायपुर में पार्टी नेताओं की बैठक ले रहे थे। पायलट ने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा की गई कांग्रेस जनता के बीच जाना चाहती है वे सारे मुद्दे प्रासंगिक है।